हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग का। एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में जो है 5th सेमेस्टर में आता है और इसका जो है पेपर कोड है वो है 16153 और इसको शॉर्ट में कह सकते हैं हम लोग AG 153। ठीक है, AG 153 और ये जो है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 5th एग्जामिनेशन 2024-25 का है। और इससे पहले जो है हम 2023 का एग्जामिनेशन पेपर जो है लेकर आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और एक आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और जो भी आप लोगों के वीडियो जो रह जाते हैं, जो सब्जेक्ट आपके रह जाते हैं, ठीक है, उनकी वीडियो नहीं बनी है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से रह गए हैं। ठीक है, जो आपका इलेक्टिव कोर्स है उसका आप लोगों को जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और उसकी अगर किसी के पास PDF है तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों का है माइक्रो प्रोपोगेशन या कोई भी है आपका जो भी इलेक्टिव कोर्स है उसका आप लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो है सेंड कर सकते हैं। और यदि आप सेंड कर देते हैं तो आपको जाहिर सी बात है समय से आप लोगों को जो है वीडियो मिल जाएगी। फिर उसके बाद देख लेते हैं, इसमें जो है समय आप लोगों को 3 घंटे का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क जो है 50 होंगे और सभी खंडों को हल करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन ए में आ जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें बताया गया है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक का है और सेम टू सेम ऐसा ही आप लोगों को जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सभी आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो भी क्वेश्चन है आपके। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बताया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बताया गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 7 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 150 वर्ड्स। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है और 150 शब्दों में से जो है अधिक ना लिखें। ठीक है, उत्तर जो है 150 शब्दों से अधिक ना हो और इसमें जो है सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फिर आ जाता है दोस्तों सेक्शन सी। सेक्शन सी में बताया गया है, सेक्शन सी में आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, क्या आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बताया गया है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है इसमें बताया गया है कि सभी प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है और उत्तर जो है 50 शब्दों से अधिक ना हो। फिर उसके बाद सभी प्रश्न मिल जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आ जाता है, तो इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग इन डिटेल। पूछा गया है कि भूदृश्य बागवानी के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें बताया गया है कि भूदृश्य बागवानी लैंडस्केप गार्डनिंग केवल पौधों को लगाना नहीं है, बल्कि यह कला और विज्ञान है, विज्ञान का एक सुंदर संगम है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी स्थान को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ कार्यात्मक बनाना है। फिर उसके बाद बताया गया है कि भूदृश्य बागवानी के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फिर इसमें आ जाता है, पहला आता है एकता। एकता में बताया गया है कि बगीचे के सभी तत्व, पौधे, रास्ते, फव्वारे एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और जब पूरा बगीचा एक इकाई के रूप में दिखाई देता है तो वह आंखों को सुकून देता है। इसे रंगों या आकृतियों की पुनरावृत्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
फिर बताया गया है संतुलन, संतुलन में आ जाता है बैलेंस। इसमें बताया गया है कि बगीचे में वजन का वितरण समान होना चाहिए, यह दो प्रकार का होता है, जिसमें आ जाता है औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, फिर उसके बाद इसमें बताया गया औपचारिक में कि केंद्र रेखा के दोनों ओर बिल्कुल समान दृश्य, जैसे ताजमहल के बगीचे। फिर बताया गया अनौपचारिक में बताया गया है कि दोनों पक्ष अलग अलग होते हैं और लेकिन देखने में समान दृश्य भार महसूस करते हैं। फिर बताया गया है कि अनुपात और पैमाना, प्रोपोगेशन एंड स्केल। इसमें बताया गया है कि बगीचे की वस्तुओं का आकार वहाँ उपलब्ध स्थान और इमारतों के रूप में होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक छोटे घर के सामने बहुत बड़ा बरगद का पेड़ अनुपातहीन लगेगा। और केंद्र बिंदु फोकल पॉइंट, इसमें बताया गया है कि हर बगीचे में एक ऐसा आकर्षण बिंदु होना चाहिए जो दर्शकों का ध्यान जो है अपनी ओर खींचे, और यह कोई सुंदर मूर्ति, फव्वारा या कोई दुर्लभ रंगीन पौधा हो सकता है। फिर बताया गया है लय और पुनरावृत्ति। इसमें बताया गया है कि तत्वों जैसे फूलों की क्यारी या पत्थरों का एक निश्चित अंतराल पर दोहराने से बगीचे में गतिशीलता और लय आती है, जिससे दर्शक की दृष्टि स्वाभाविक रूप से पूरे परिदृश्य पर घूमती है। फिर आ जाता है सादगी। इसमें बताया गया है कि अत्यधिक सजावट या बहुत सारे रंगों का एक साथ उपयोग बगीचे को अस्त व्यस्त बना सकता है, और सादगी से डिजाइन में स्पष्ट और क्या आता है, लालित्य आता है। फिर आ जाता है रंग और बनावट, कलर एंड टेक्सचर। इसमें बताया गया है कि गर्म रंग लाल नारंगी पास होने का एहसास कराते हैं, जबकि ठंडे रंग नीला सफेद दूरी का भ्रम पैदा करते हैं। पौधों की पत्तियों की बनावट बारीक या मोटी भी दृश्य गहराई को प्रभावित करती है। फिर इसके निष्कर्ष में बताया गया है कि इन सिद्धांतों का सही उपयोग न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और संपत्ति के मूल्य में भी वृद्धि करता है। फिर बताया गया है एलोवेरा या इसबगोल की उत्पादन तकनीक का विस्तार से वर्णन करें। इसमें बताया गया है कि यहाँ इसबगोल की उन्नत उत्पादन तकनीक का विस्तृत वर्णन दिया गया है, जो अपनी औषधीय गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसबगोल की उन्नत खेती, इसमें क्या बताया गया है कि इसबगोल एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसके बीज के छिलके हस्क का उपयोग पेट संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। फिर इसमें बताया गया है कि जलवायु और मिट्टी। इसमें आ जाता है जलवायु में बताया गया है कि इसे ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, और फसल पकते समय मौसम का साफ और शुष्क होना अनिवार्य है। कटाई के समय बारिश बीज की गुणवत्ता खराब कर देती है, और मिट्टी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सैंडी लॉम, जिसका पीएच मान 7.0 से 8.5 के बीज हो, इसके लिए सर्वोत्तम है। फिर आ जाता है इसमें कि खेत की तैयारी और बुवाई। इसमें बताया गया है कि तैयारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 2 से 3 जुताई की आवश्यकता होती है, और अंतिम जुताई से पहले गोबर की खाद मिलाएं। और बुवाई का सही समय नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। फिर आ जाता है बीज दर और अवधि। इसमें बताया गया है 4 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है, और बुवाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार में करनी चाहिए। फिर आ जाता है खाद एवं उर्वरक। इसमें क्या बताया गया है कि अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 10 से 15 टन गोबर की खाद, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय और शेष आधी मात्रा जो है 30 दिन बाद दें। ठीक है, 30 दिनों बाद दें। फिर आ जाता है इसमें कि सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। इसमें क्या बताया गया है कि सिंचाई
पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई जो है 8 से 10 दिन बाद करें और कुल 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। फिर आ जाता है इसमें कटाई एवं मड़ाई। इसमें बताया गया है, इसमें निराई गुड़ाई रह गया है। इसमें बताया गया है कि बुवाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई अवश्य करें ताकि फसल खरपतवार मुक्त रहे। और कटाई एवं मड़ाई में बताया गया पहचान में आ जाता है कि जब वालियां लाल भूरी हो जाएं और दबाने पर बीज बाहर आने लगे तब फसल कटाई के लिए तैयार होती है। और उपज में बताया गया कि औसतन 800 से 1000 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और बीजों के ऊपर लगभग 25 से 30% छिलका भूसी पाया जाता है। फिर बताया गया है कि जिरेनियम या लेमन ग्रास की वैज्ञानिक खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि लेमन ग्रास की खेती औषधीय और सुगंधित तेल के लिए की जाती है और इसकी वैज्ञानिक खेती का विवरण निम्नलिखित है, जिसमें बताया गया है कि जलवायु और मिट्टी। लेमन ग्रास गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह सफलतापूर्वक फलता फूलता है। ठीक है, सफलतापूर्वक फलता फूलता है। इसके लिए 25 सेल्सियस से 32 सेल्सियस तापमान 32 सेल्सियस तापमान और प्रचुर धूप की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जलभराव वाली जगह इसके लिए हानिकारक है। फिर बताया गया है उन्नत किस्में इम्प्रूव्ड वेराइटी, जिसमें बताया गया है कि बेहतर तेल उत्पादन के लिए प्रमुख किस्में हैं। कौन सी हैं? कृष्ण, कावेरी, नीमा और प्रगति। इसमें बताया गया है कि ओडी डिस 19 यह सबसे लोकप्रिय किस्मों में से एक है। फिर बताया गया है कि रोपण की विधि, प्लांटिंग मेथड। इसमें आ जाता है प्रसारण। प्रोपोगेशन में बताया गया है कि इसे बीजों या स्लिप्स जड़ युक्त कल्लों द्वारा उगाया जाता है। फिर बताया गया है कि व्यावसायिक खेती के लिए स्लिप्स का उपयोग सबसे अच्छा माना जाता है। और समय में बताया गया है कि मानसून की शुरुआत जून जुलाई रोपण के लिए सर्वोत्तम है। और दूरी में बताया गया है कि कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। फिर आ जाता है खाद और उर्वरक। तो इसमें बताया गया है कि खाद की तैयारी के समय 10 से 15 टन गोबर की खाद डालें। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर लगभग नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम 3 से 4 खुराकों में और फास्फोरस को जो है 40 किलोग्राम और पोटेशियम को जो है 40 किलोग्राम देना चाहिए। फिर आ जाता है सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। इसमें बताया गया है कि गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा ऋतु में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है और रोपण के शुरुआती 60 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना अनिवार्य है। फिर आ जाता है कटाई और उपज में बताया गया है कि पहली कटाई रोपण के 3 से 4 महीने बाद और अगली कटाई हर 60 से 90 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। फिर आ जाता है पौधे को जमीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटा जाता है और एक बार लगाने पर यह 4 से 5 साल तक पैदावार देता है। फिर आ जाता है तेल का निष्कर्षण। इसमें बताया गया है कि कटी हुई पत्तियों का भाप आसवन विधि द्वारा तेल निकाला जाता है। प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष लगभग 100 से 150 किलोग्राम तेल पर्याप्त किया जा सकता है। फिर इसमें आ जाता है चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि औषधि एवं संगत पौधों के उत्पादों में प्रसंस्करण औसत मूल्यवर्धन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसमें बताया गया है कि औषधीय एवं सुगंधीय पौधों मेप्स के क्षेत्र में प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन वे महत्वपूर्ण चरण है जो कच्चे कृषि उत्पाद को उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक कच्चे माल या तैयार उत्पादों में बदलते हैं। फिर इसमें आ जाता है कि इन प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। क्या है कि प्राथमिक प्रसंस्करण, प्राइमरी प्रोसेसिंग। इसमें बताया गया है कि यह कटाई के तुरंत बाद किया जाता है ताकि सक्रिय तत्वों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स
की गुणवत्ता बनी रहे। फिर आ जाता है सफाई और छटाई। इसमें आ जाता है अवांछित मिट्टी, खरपतवार और खराब हिस्सों को अलग करना। इसमें आ जाता है सूखना, ड्राइंग। इसमें बताया गया है कि नमी कम करना ताकि फफूंद ना लगे। इसे छाया में या नियंत्रित तापमान वाले सोलर ड्रायर में किया जाता है। फिर आ जाता है ग्रेडिंग, आकार और गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट इसमें पूछा गया है कि द्वितीय प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन। इसमें बताया गया है कि इसमें कच्चे माल को उन्नत उत्पादों में बदला जाता है, जिससे उनकी बाजार कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और आचमन में बताया गया है कि सुगंधित पौधों जैसे मेथा, लेमन ग्रास से भाप आचमन द्वारा आवश्यक तेल निकाला जाता है। फिर निष्कर्षण में बताया गया है कि विलायक विलायक सोलवेंट विधि द्वारा पौधों से अल्कलाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स और रेजिन प्राप्त करना। और फिर उसके बाद आ जाता है चूर्ण बनाना। इसमें बताया गया है कि जड़ों या पत्तों को पीसकर सूक्ष्म पाउडर बनाना, जिसका उपयोग कैप्सूल या हर्बल चाय में होता है। ठीक है, चित्र देख सकते हैं आप लोग। फिर आ जाता है मूल्यवर्धन के लाभ, बेनिफिट्स। इसमें बताया घटक और प्रभाव। भंडारण क्षमता में आ जाता है प्रसंस्करण के बाद उत्पाद लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। और परिवहन में आ जाता है भारी कच्चे माल की तुलना में अर्क या तेल का परिवहन सस्ता और आसान होता है। फिर बताया गया है कि आर्थिक लाभ। इसमें बताया गया है कि सीधे पौधे बेचने की तुलना में तेल या पाउडर बेचने पर किसान को 2 से 5 गुना अधिक लाभ मिलता है। और मानकीकरण में बताया गया है कि उत्पादन की शुद्धता और सक्रिय तत्वों की मात्रा जैसे हल्दी में करक्यूमिन और सुनिश्चित किया जा सकती है। फिर उसके बाद आ जाता है मैप्स, इसका निष्कर्षण। इसमें बताया गया है, इसमें आ जाता है कि मैप्स में मूल्यवर्धन न केवल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है, बल्कि यह प्रसाधन कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल और खाद्य उपयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला आधार तैयार करता है। फिर उसके बाद आ जाता है 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि खुली परिस्थितियों में गेंदे की उत्पादन तकनीक निम्नलिखित शीर्षकों में विस्तार से वर्णन कीजिए। जिसमें आ जाता है वानस्पतिक नाम और कुल, और जलवायु और भूमि, और वर्गीकरण एवं इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां, पौध तैयार करने की विधियां एवं तकनीकियां, खाद एवं उर्वरक, प्रमुख शस्य क्रियाएं, और फसल सुरक्षा और तोड़ाई एवं उपज। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है खुली परिस्थितियों में गेंदे की खेती का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। इसमें आ जाता है वानस्पतिक नाम और कुल। इसमें बताया गया है कि गेंदे का वानस्पतिक नाम प्रजाति के अनुसार अलग अलग है, जिससे अफ्रीकन गेंद को टेगेट्स एरेक्टा और फ्रेंच गेंदा को टेगेट्स पेटुला कहा जाता है। इसका कुल एस्टरेसी है। क्या है? एस्टरेसी है। फिर जलवायु और भूमि। इसमें बताया गया है कि गेंदा एक बहुमुखी फसल है जिसे साल भर उगाया जा सकता है, और इसके लिए 15 सेल्सियस से 30 सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम है। और भूमि की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान जो है 7 से 7.5 के बीच हो, इसकी खेती के लिए आदर्श माना जाता है। फिर बताया गया है कि वर्गीकरण एवं महत्वपूर्ण प्रजातियां। इसमें बताया गया है कि गेंदे को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। अफ्रीकन गेंदा, पौधे ऊंचे और फूल बड़े होते हैं। प्रजातियां पूषा नारंगी, पूषा बसंती, क्राउन ऑफ गोल्ड। फिर आ जाता है फ्रेंच गेंद। इसमें आ जाता है पौधे छोटे और फूल सघन होते हैं। प्रजातियां हैं रेड ब्रोकेड और रस्टी रेड लेमन ड्रॉप। फिर आ जाता है पौध तैयार करने की विधियां। इसमें बताया गया है कि बीज द्वारा पौध तैयार करने के लिए 800 से 1000 ग्राम अफ्रीकन और 500 ग्राम फ्रेंच प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उभरी हुई क्यारियों पर बीज बोकर 3 से 4 सप्ताह में पौधे तैयार हो जाती है। और वर्षा ऋतु के लिए जून जुलाई और सर्दियों के लिए सितंबर अक्टूबर में बुवाई की जाती है।
फिर इसमें आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि खाद और उर्वरक। इसमें बताया गया है कि खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और इसके अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। जिसमें आ जाता है प्रमुख शस्य क्रियाएं। इसमें बताया गया है पिंचिंग और निराई गुड़ाई। पिंचिंग में बताया गया है कि रोपाई के 40 से 45 दिन बाद मुख्य तने के रूप में हिस्से को तोड़ दिया जाता है और ताकि अधिक शाखाएं और फूल निकल सके। फिर निराई गुड़ाई में बताया गया है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए नियमित अंतराल पर आवश्यक है। फिर बताया गया है कि फसल सुरक्षा प्लांट प्रोटेक्शन। इसमें बताया गया है रोग में बताया गया है कि डैम्पिंग ऑफ पौध गलन और चूर्णिल आशिता रोकथाम के लिए कवकनाशी का उपयोग करें। फिर बताया गया है कीट रेड पाउडर, स्पाइडर माइट और एफिड्स, इसके लिए नीम के तेल या उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। फिर बताया गया है तोड़ाई एवं उपज। इसमें बताया गया है कि जब फूल पूरी तरह खिल जाए तब उन्हें सुबह या शाम के समय तोड़ लेना चाहिए और औसतन 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। फिर आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आ जाता है झाड़ियों का भूदृश्य उपयोग। इसमें बताया गया है कि भूदृश्य निर्माण लैंडस्केपिंग में झाड़ियों श्रब्स का उपयोग केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। वाड़ या प्रूनिंग हेड्स एंड स्क्रीन्स। झाड़ियों का सबसे आम उपयोग जीवन दीवार के रूप में किया जाता है और ये गोपनीयता प्रदान करती हैं और शोर व धूल को कम करती हैं। फिर आ जाता है सीमा निर्धारण। इसमें बताया गया है बॉर्डर प्लांटिंग। इसमें बताया गया है कि रास्तों या लॉन के किनारे पर इन्हें लगातार बगीचे को एक निश्चित ढांचा दिया जाता है। फिर आ जाता है फोकस बिंदु। इसमें बताया गया है कि कुछ आकर्षक फूलों या पत्तियों वाली झाड़ियों को बगीचे के बीच में एकल रूप से लगाकर आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है। और मृदा संरक्षण में बताया गया है कि ढलान वाले क्षेत्रों में झाड़ियां लगाने से उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे कटाव रुकता है। फाउंडेशन प्लांटिंग में बताया गया है कि इन्हें घरों की नींव के पास लगाया जाता है ताकि कंक्रीट के कठोर किनारों को छिपाकर घर को प्राकृतिक रूप दिया जा सके। फिर आ जाता है जरबेरा के प्रवर्धन तकनीकियां। इसमें बताया गया है कि जरबेरा के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मुख्य रूप से 3 प्रवर्धन तकनीकियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आ जाता है वानस्पतिक प्रवर्धन। तो इसमें बताया गया है कि यह सबसे आम और पारंपरिक तरीका है। जब पौधा 1 से 2 साल पुराना हो जाता है तो उसे जड़ समेत निकालकर अलग शकर्ष में बांट लिया जाता है। फिर जिसमें बताया गया है प्रत्येक शकर में एक क्रियाशील ग्रोइंग पॉइंट और कुछ जड़ें होनी चाहिए। लगाने से पहले पत्तियों को छांट दिया जाता है। फिर आ जाता है उत्तक संवर्धन। इसमें बताया गया है कि व्यावसायिक स्तर पर रोग मुक्त और एक समान पौधे प्राप्त करने के लिए यह सबसे आधुनिक तकनीक है। फिर इसमें बताया गया है कि इसमें पौधे के एक्सप्लांट, शूट टिप या लीफ विड का उपयोग करके प्रयोगशाला में हजारों पौधे तैयार किए जाते हैं और यह विधि तेजी से प्रसार और निर्यात गुणवत्ता के लिए सर्वोत्तम है। फिर आ जाता है बीजों द्वारा। इसमें बताया गया है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से नई किस्में विकसित करने के लिए किया जाता है और जरबेरा के बीज बहुत जल्दी अपनी अंकुरण क्षमता खो देते हैं और इसलिए इन्हें निकालने के तुरंत बाद बोना चाहिए। फिर बताया गया है बीजों से तैयार पौधों में भिन्नता अधिक होती है। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट, जिसमें पूछा गया है कि गुलाब की बडिंग नामक प्रवर्धन में शामिल तकनीकियां। इसमें बताया गया है कि गुलाब के प्रवर्धन में बडिंग सबसे लोकप्रिय और सफल तकनीक है। इसमें एक स्वस्थ पौधे पर दूसरे उन्नत किस्म के पौधे की कली को जोड़ा जाता है और मुख्य तकनीकियां निम्नलिखित है। फिर बताया गया है टी बीडिंग। इसमें बताया गया है कि यह सबसे प्रचलित विधि है। इसमें जंगल गुलाब जैसे रोसा मल्टीफ्लोरा के तने पर अंग्रेजी अक्षर
टी के आकार का चीरा लगाया जाता है। फिर वांछित किस्म की एक स्वस्थ कली को इस चीरे के अंदर सावधानी से फिट कर दिया जाता है। और पेच बीडिंग में बताया गया है कि इसमें स्टॉक के तने से छाल के एक चौकोर टुकड़ा निकाला जाता है और उसी आकार की कली को वहां लगा दिया जाता है। फिर सील्ड वर्डिंग में बताया गया है कि यह टी वर्डिंग का ही एक रूप है जिसमें कली को ढाल के आकार में काटकर लगाया जाता है। फिर आ जाता है सावधानियां कि वर्डिंग के बाद हिस्से को पॉलीथीन पुट्टी से कसकर बांधें, लेकिन कली को खुला रखें और यह कार्य आमतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच किया जाता है। फिर आ जाता है उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लिलियम के विभिन्न प्रकार। तो इसके जो है विभिन्न प्रकार कौन से हैं, इसमें बताया गया है कि लिलियम, जिसे आमतौर पर लिली कहा जाता है, अपनी सुंदरता और खुशबू के कारण विश्व भर में लोकप्रिय है और इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन से हैं? एशियाटिक हाइब्रिड जिसमें बताया गया है कि ये सबसे आसानी से उगने वाले लिली हैं जिसमें इनमें खुशबू नहीं होती है और लेकिन ये चमकीले रंगों लाल, पीला, नारंगी में आते हैं और जल्दी खिलते हैं और इनके फूल बड़े होते हैं और जिसे स्टोर गेजर और आमतौर पर गर्मियों के अंत में खिलते हैं। फिर बताया गया है कि टेम्पेट लिली, इसमें बताया गया है कि इसके फूल तुरही के आकार के और बहुत खुशबूदार होते हैं और ये काफी ऊंचे होते हैं और एक ही तने पर कई फूल लगते हैं। फिर बताया गया ईस्टर लिली, इसमें बताया गया है कि ये शुद्ध सफेद रंग के और कीप के आकार के होते हैं और जो मुख्य रूप से वसंत ऋतु में सजावट के काम आते हैं। फिर टाइगर लिली में बताया गया है कि इनके फूलों पर काले धब्बे होते हैं और पंखुड़ियां पीछे की ओर मुड़ी होती हैं। फिर बताया गया है कि आर्किड के सिम्पोडियल और मोनोपोडियल के प्रकारों में अंतर। इसमें बताया गया है कि आर्किड को उनके विकास या बढ़ाने के तरीके के आधार पर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें आ जाता है पहला है सिम्पोडियल और दूसरा है मोनोपोडियल। इनका मुख्य अंतर नीचे दिया गया है। विकास में बताया गया है कि यह क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं और नए कल्ले आधार से निकलते हैं। फिर बताया गया है कि यह लंबवत एक ही तने पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फिर आ जाता है राइजोम स्यूडो बल्ब। इसमें बताया गया है कि इनमें अक्सर पानी जमा करने के लिए स्यूडो बल्ब होता है और इनमें स्यूडो बल्ब नहीं होता है, पत्तियां ही पानी संचित करती हैं। फिर कलिका में बताया गया है कि पुरानी वृद्धि रुक जाती है और बगल से नई शाखा निकलती है और मुख्य तने के शीर्ष अपेक्ष से निरंतर वृद्धि होती रहती है। फिर बताया गया है कि उदाहरण में कि काइटिलिया और डेंड्रोबियम और फालिनोप्सिस वांडा। फिर इसमें आ जाता है संक्षेप में बताया गया है कि सिम्पोडियल आर्किड एक गुच्छे की तरह फैलते हैं, जबकि मोनोपोडियल आर्किड एक सीधे खंभे की तरह ऊपर की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कार्नेशन में पेचिंग के प्रकार। इसमें क्या बताया गया है कि कार्नेशन की खेती में पौधों को झाड़ीदार बनाने और फूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए पिचिंग एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें मुख्य तने के ऊपर कोमल भाग को हटाया जाता है और कार्नेशन में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पिचिंग की जाती है। तो जिसमें बताया गया है कि सिंगल पिचिंग में आ जाता है कि जब पौधा लगभग 5 से 6 गांठों वाला हो जाता है तब मुख्य बढ़ते हुए सिरे को हटा दिया जाता है। इसके 4 से 5 पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। यह जल्दी फूल प्राप्त करने के लिए की जाती है, जिसमें आ जाता है पिंच एंड हाफ। इसमें बताया गया है कि इसमें पहली मुख्य तने को पिंच किया जाता है और जब उससे पार्श्व शाखाएं निकलती हैं तो उनमें से केवल आधी शाखाओं को दोबारा पिंच किया जाता है और इससे फूल लंबे समय तक मिलते रहते हैं। फिर आ जाता है डबल पिंचिंग। इसमें बताया गया है कि इसमें पहले मुख्य तने की पिंचिंग की जाती है और फिर उससे निकलने वाली सभी पार्श्व शाखाओं को दोबारा पिंच किया जाता है और इससे पौधा बहुत घना हो जाता है और लेकिन फूल आने में देरी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन,
इसमें पूछा गया है कि लताओं का भूदृश्य उपयोग। इसमें बताया गया है कि भूदृश्य निर्माण में लताओं का उपयोग न केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए बल्कि जगह कुशल और उपयोग के लिए भी किया जाता है। यहाँ इनके मुख्य उपयोग दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि लंबवत सौंदर्य। इसमें बताया लताएं दीवारों, जाली और मेहराबों पर चढ़कर बगीचे को एक त्रियामी लुक देती है। और फिर बताया गया है कि यह कम जगह में अधिक हरियाली जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर आ जाता है गोपनीय स्क्रीनिंग। इसमें बताया गया है कि घनी लताएं जैसे बोगनवेलिया या रेलवे क्रीपर एक प्राकृतिक हरी दीवार का काम करती है, जो बाहरी शोर को कम करने और गोपनीयता बनाए रखने में मदद करती है। फिर आ जाता है छाया और शीतलता। इसमें बताया गया है कि पेरगोला पर चढ़ी लताएं गर्मियों में बैठने के लिए ठंडी और छायादार जगह प्रदान करती हैं। फिर आ जाता है भद्दी जगहों को ढकना। इसमें बताया गया है पुरानी दीवारों, ड्रेनेज पाइपों या कबाड़ वाले केनों को छिपाने के लिए लताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेक्शन सी में आ जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्लेडियोलस का कंद उपचार। इसमें क्या बताया गया है? ग्लेडियोलस का कंद उपचार क्या है कि ग्लेडियोलस के कंद को फफूंद रोगों से बचाने के लिए उपचारित करना आवश्यक है। और सफाई में बताया गया है कि सफाई पुराने छिलके और मिट्टी हटा दें। और कवकनाशी में बताया गया है कि कंदों को वाविस्टिन 0.2% या कार्बेंडाजिम के घोल में 30 मिनट तक भिगोएं और सुखाना। इसमें बताया गया है कि रोपाई से पहले इन्हें छायादार स्थान पर सुखा लें। इससे फसल साइन और मिट्टी जनित बीमारियों से सुरक्षा रहती है। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि औपचारिक उद्यान की विशेषताएं। इसमें बताया गया है कि औपचारिक उद्यान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जिसमें आ जाता है ज्यामितीय विन्यास। ये उद्यान वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार पैटर्न से व्यवस्थित होते हैं और समान रूपता केंद्र रेखा के दोनों ओर पौधे और रास्ते बिल्कुल एक जैसे होते हैं और सीधी रेखा इसमें रास्ते बाढ़ और जल निकाय सीधी रेखाओं में बने होते हैं। फिर आ जाता है कृत्रिम सजावट। इसमें बताया गया कि फव्वारे, मूर्तियां और तराशी गई झाड़ियां प्रमुखता से उपयोग की जाती हैं। फिर आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गुलाब में डाईवैक बीमारी को रोकने के उपाय। तो इसमें क्या बताया गया है कि गुलाब में डाईवैक रोग को नियंत्रित करने के उपाय जो है निम्नलिखित हैं। जिसमें आ जाता है कटाई छटाई, प्रभावित टहनियों को स्वस्थ भाग से 2 इंच नीचे से काटें। फिर आ जाता है फंगिसाइड। इसमें बताया गया है कि कटे हुए सिरों पर बोर्डो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाएं। फिर बताया गया है कि सफाई में बगीचे से संक्रमित पत्तों और टहनियों को हटाकर जला दें। और उचित जल निकासी में बताया गया है कि गमले या जमीन या पानी में जमा न होने दें। फिर आ जाता है हेज के बीच अंतर। इसमें क्या बताया गया है? वित्त और सामान्य भाषा में हेज और एज के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित है। हेज इसका अर्थ जोखिम से बचाव। हेज का अर्थ है कि जोखिम से बचाव और निवेश में संभावित नुकसान को कम करने के लिए किया गया सुरक्षात्मक सौदा हेजिंग कहलाता है। फिर आ जाता है एज। इसमें बताया गया है कि इसका अर्थ जो है बढ़त या लाभ है। जब किसी के पास दूसरों की तुलना में कोई विशेष रणनीति, जानकारी या कौशल होता है तो उसे जीतने में मदद करे तो उसे एज कहते हैं। संक्षेप में हेज सुरक्षा और एज प्रतिस्पर्धा लाभ है। फिर बताया गया पेड़ों और झाड़ियों के बीच अंतर। इसमें बताया गया पेड़ों और झाड़ियों के बीच मुख्य अंतर उनके आकार और तने का होता है। जिसमें बताया गया है कि ट्रीज, इसमें बताया गया है कि इनका एक मुख्य और मजबूत तना है जिसमें ट्रंक होता है। ये काफ़ी ऊंचे और इनका जीवन काल लंबा होता है। फिर बताया गया है कि झाड़ियाँ, इनमें बताया गया है कि ये छोटे कंद की होती हैं और इनमें ज़मीन के पास ही कई पतले तने निकलते हैं। फिर उसके बाद जो है चित्र देख सकते हैं आप लोग। और यदि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए
और यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग PDF भी भेज सकते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जो है आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि ये PDF आप लोगों को वहीं पर जो है मिलेगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।